अस्सलामुअलैकुम। तो कैसे हो दोस्तों। आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो साइटोलॉजी का टॉपिक है। साइटोलॉजी यानी सेल से रखने वाला टॉपिक है। माइटोकॉन्ड्रिया का टॉपिक आज हम पढ़ेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया का लफ्ज़ हम पढ़ेंगे। इस टॉपिक पर हमारी बात होगी इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही। दूसरे पार्ट्स को भी एक एक करके बताएंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया को जब हम बायोलॉजी में किसी चीज़ को कोई नाम देते हैं तो उस नाम का कोई मकसद होता है, किसी ख़ास वजह, कोई ख़ास वजह होती है जिससे हम वो नाम देते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया का जो लफ्ज़ हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है उसकी भी एक वजह है और वो है माइटो मीन्स थ्रेड और कॉन्ड्रिया मीन्स वेसिकल्स, यानी ऐसे स्ट्रक्चर्स जो सेल में कभी थ्रेड की शक्ल में नजर आ रहे हों इस तरह लंबे, और कभी इस तरह वेसिकल की शक्ल में दिखाई दे, तो ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को किसने डिस्कवर्ड किया। डिस्कवर्ड बाय माइटोकॉन्ड्रिया वाज डिस्कवर्ड बाय कोलिकर। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था कोलिकर। नाम तो बड़ा अजीब है लेकिन इन लोगों के नाम इस तरह हुआ करते हैं। कोलिकर नाम था। इन 1857 में ये नाम दिया गया था। किसने दिया था? कोलिकर ने ये नाम दिया था। इसके बाद जो हम बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को ये नाम किसने दिया था, ये नाम द नेम वाज गिवन बाय बेंडा। द नेम वाज गिवन बाय बेंडा। एक साइंटिस्ट था, उसका नाम था बेंडा। ये नाम उन्होंने दिया था माइटोकॉन्ड्रिया। सबसे पहले एक दूसरा नाम इस्तेमाल होता था बायोब्लास्ट, लेकिन जो मॉडर्न नाम दिया माइटोकॉन्ड्रिया मॉर्फोलॉजी की बिना पर दिया गया था। ये नया नाम जो है माइटोकॉन्ड्रिया, तो इस नाम की वजह से माइटोकॉन्ड्रिया मशहूर हो गया, फेमस हो गया, जो बेंडा ने दिया। इसके बाद अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के नंबर की बात करें, नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, कौन से सेल में माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद कितनी होती है। माइटोकॉन्ड्रिया के मोबाइल नंबर की बात नहीं कर रहा कि आप लोग मांगे कि माइटोकॉन्ड्रिया तो कौन है भाई, उसका नंबर दे दो हमें भी। नहीं, उसका नंबर मुझे याद नहीं है, मोबाइल का नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन हम जिस नंबर की बात करें, तादाद की बात करते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है वो कौन से सेल में कितनी होती है। ठीक है, मोबाइल के नंबर की बात नहीं करते। माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है में मोस्ट सम सेल्स है, कुछ सेल ऐसे होते हैं हैव नो माइटोकॉन्ड्रिया, नो माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद नहीं होती। समझ आ रही है? बट सम सेल्स हैव, मेनी सेल्स हैव वन माइटोकॉन्ड्रिया, ओनली वन माइटोकॉन्ड्रिया। अक्सर सेल ऐसे होते हैं जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद जो है
वो सिर्फ एक ही होती है। लेकिन कुछ सेल बहुत एक्टिव होते हैं। एक्टिव का मतलब है कि बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है उन सेल को। जिस तरह के हमारे मसल्स जो है, हम रोज़ाना मुख्तलिफ़ किस्म के काम, मस्कुलर एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं। इसके बाद हमारा दिल जो है वो 24 घंटे धड़कन करता है, धक 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 धक। और जब कोई शरारत सरंजाम हो जाए वालिद आपको देके, तो और भी इसकी धड़कन में इजाफा हो जाता है। पता चलता है कि दिल की धड़कन जो है 24 घंटे दिल जो है वो धड़कन करता है। तो इसके लिए कुछ एनर्जी तो चाहिए होती है, और वह एनर्जी कौन देता है पता है आपको? वो माइटोकॉन्ड्रिया सप्लाई करती है। इससे पता चलता है कि माइटोकॉन्ड्रिया उस सेल में ज़्यादा होंगे जो मोस्ट एक्टिव सेल होंगे। तो ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया कौन से सेल्स में होते हैं? लिवर सेल्स हैव 1000 to 2000 माइटोकॉन्ड्रिया। लीवर के सेल में इसकी तादाद ज्यादा होती है। ठीक है, सॉरी, लीवर के सेल में ये तादाद जो है, ठीक है, गलत नहीं लिखा है। लीवर के सेल में ये तादाद 100 to 2000 होती है। एक सेल, अभी हमने बात की मस्कुलर टिश्यू की, जो दिल के जो मसल्स है, कार्डियक मसल उसको हम कहते हैं। कार्डियक के जो दिल के जो मसल्स हैं उसमें 3000 to 4000 माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं पर सेल, एक सेल में। अब इससे पता चलता है कि जो सेल्स ज़्यादा एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद ज़्यादा होती है, और जो सेल कम एनर्जी इस्तेमाल करते हैं उसमें माइटोकॉन्ड्रिया की तादाद भी कम होगी। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं स्ट्रक्चर की। किस चीज़ की बात करते हैं हम? स्ट्रक्चर की। स्ट्रक्चर, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया के स्ट्रक्चर की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली है। क्या है? डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली। ठीक है, अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की शक्ल को भी देखें तो दो मेम्ब्रेन नजर आते हैं। एक को हम कहते हैं आउटर मेम्ब्रेन, और दूसरे को हम कहते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या कहते हैं? इनर मेम्ब्रेन। ये मेम्ब्रेन का लफ्ज़ थोड़ा नीचे लिखते हैं ताकि यहाँ पर लिखी जा सके। तो दो मेम्ब्रेन होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेली होती है। तो सबसे पहले जो आउटर मेम्ब्रेन है ये स्मूथ होती है। स्मूथ मीन्स हमवार होती है, इसमें कोई ऊंच नीच नहीं होती। और जो आउटर मेम्ब्रेन है ये हाईली परमिएबल होती है। हाईली परमिएबल होती है, बहुत सी चीजों को आने देती है अंदर। ये इनर जो आउटर मेम्ब्रेन है, और जो इनर मेम्ब्रेन है ये माइक गिर गई यार।
क्या करें, ये जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें जगह जगह जंप्स होते हैं। जंप रोड में तो पाकिस्तान में के रोड्स में तो जंप देखे होंगे आप लोगों ने, इस तरह जंप्स होते हैं। स्पीड ब्रेकर देखे हैं आपने? इस तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं। इससे पता चलता है कि ये इनर मेम्ब्रेन जो है ये रफ होती है। इनर मेम्ब्रेन जो है ये रफ है। रफ मींस खुरदरा होती है, ठीक है। इसके बाद ये इनर मेम्ब्रेन जो है इसके रफ होने की वजह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। नजर आ रहे हैं? फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं, जिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम कहते हैं क्रिस्टी। क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी होते हैं। और ये क्रिस्टी जो है ये इंक्रीज द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया को इंक्रीज करने का मतलब यह है कि कम जगह में बहुत ज्यादा इनर मेम्ब्रेन समा जाए। तो बहुत ज्यादा फोल्ड्स होते हैं, इनवर्ड फोल्डिंग होती है। क्रिस्टी क्या होती है? इनवर्ड फोल्ड, इनवर्ड अंदर की तरफ फोल्ड्स होते हैं। ये अंदर की तरफ जो फोल्ड आपको नजर आ रहे हैं ये वाले फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, उंगलियों की तरह उबार होते हैं। प्रोजेक्शन कहते हैं उबार को। जिस तरह के ये मेरी नाक जो है ये मेरे चेहरे के ऊपर उबार है, प्रोजेक्शन है। इसी तरह ये प्रोजेक्शन होते हैं और ये प्रोजेक्शन अंदर की तरफ होते हैं। और इन प्रोजेक्शन का काम है इंक्रीज सरफेस एरिया। और इन प्रोजेक्शन को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टी कहते हैं। इन प्रोजेक्शन के ऊपर, इन प्रोजेक्शंस के ऊपर इस तरह स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इस तरह के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं जिनको हम ऑक्सीसोम्स कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीसोम्स कहते हैं। अगर मैं इस स्ट्रक्चर को थोड़ा बड़ा करके दिखाऊं, इस तरह अगर मैं इसको बड़ा करके दिखाऊं तो ये दो हिस्सों पर मुश्तमिल होते हैं। एक ऊपर का हिस्सा और एक नीचे का हिस्सा। F1 पार्टिकल कहते हैं और नीचे का जो हिस्सा है बाज लोग इसको F0 कहते हैं, बाज लोग इसको F0 कहते हैं, लेकिन ये होता है FO पार्टिकल। तो F1 का मतलब क्या है और FO का मतलब क्या है? ये FO हम उस दूसरी साइड पे लिखते हैं ताकि लिखने में आसानी हो। FO पार्टिकल। F1 मीन्स फ्रैक्शन 1। फ्रैक्शन कहते हैं हिस्सा। F स्टैंड फॉर फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मीन्स पार्ट और वन मीन पहला हिस्सा। वन स्टैंड फॉर वन यानी फर्स्ट पार्ट। यहां पर F का मतलब तो वही फ्रैक्शन है और O का मतलब है ओलिगो माइसिन
बाइंडिंग साइट, बाइंडिंग साइट यानी एंटीबायोटिक, नाम है ओलिगोमाइसिन। ओलिगोमाइसिन एक एंटीबायोटिक है और ये एंटीबायोटिक बाइंड करती है इसी फ्रैक्शन ओ के साथ, जो रिस्पायरेशन को क्या करती है, रोक देती है। इसलिए इस पार्टिकल के लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ओलिगोमाइसिन बाइंडिंग साइट यानी FO। इसके बाद हमारे पास है दो मेम्ब्रेन के दरमियान खाली जगह। आपको ये जगह जाहिर है खाली दिखती होगी, लेकिन असल में ये जगह खाली नहीं होती। यहां पर कौन सी चीजें पाई जाती है? हाइड्रोजन आयंस की बहुत ज्यादा तादाद होती है, बहुत ज्यादा हाइड्रोजन आयन होते हैं, जिसकी वजह से इस जगह को हम कहते हैं, जिसकी वजह से इस जगह का pH भी ज्यादा होता है। सॉरी, हाँ, ज्यादा होता है, pH ज्यादा होता है। और इस जगहों को हम कहते हैं इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मीन्स दरमियान, मेम्ब्रेनस मीन्स दो मेम्ब्रेन के, और स्पेस मीन्स जगह। यहां पर pH 7.4 होती है, नियरली। ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकता है। इसके बाद हमारे साथ है अंदर की जो जगह है, ये वाली जगह, ये मैट्रिक्स कहलाती है। क्या कहते हैं इस जगह को? हम मैट्रिक्स कहते हैं। मैट्रिक्स में DNA होता है। कौन सी चीज मौजूद होती है? DNA। और इसी वजह से हम कहते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया इज सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली। सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली का मतलब यह है कि अगर कोई सेल है और ये तकसीम होना चाहता है, अपने से दो खुलिये बनाना चाहता है खुद से, और इसके अंदर एक ऑर्गेनेली है, ये ऑर्गेनेली भी खुद से दो टुकड़े बनाती है, और एक टुकड़ा एक सेल में चला जाता है और दूसरा टुकड़ा दूसरे सेल में चला जाता है। तो समझ लो कि इस ऑर्गेनेली ने जिन्होंने अपने से दो टुकड़े बनाए सेल के अंदर, इन्होंने सेल्फ रेप्लिकेटिंग की है, सेल्फ रेप्लिकेशन की है। सेल्फ रेप्लिकेशन का मतलब यह है कि खुद से कॉपी बनाना, खुद से दो कॉपी बनाना। तो सेल्फ रेप्लिकेशन की है, और जिस ऑर्गेनेली की सेल्फ रेप्लिकेशन हो उसके लिए हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं सेमी ऑटोनोमस। ठीक है, तो सेमी ऑटोनोमस के लिए यही क्राइटेरिया काफी है? नहीं, एक और चीज भी है कि DNA होगा, मैट्रिक्स के अंदर DNA होती है, 2 से 10 कॉपी होते हैं, 2 से लेकर 10 कॉपी ऑफ DNA होते हैं इसमें। जिस ऑर्गेनेली में DNA होता है उसमें राइबोसोम्स भी होते हैं, राइबोसोम्स। तो इसके मैट्रिक्स में राइबोसोम्स भी होते हैं, लेकिन 70S राइबोसोम्स होते हैं। और जिस ऑर्गेनेलिस के अंदर राइबोसोम्स हो, DNA हो,
तो इसके अंदर आरएनए भी होगी, आरएनए भी होगा। और जिस ऑर्गेनेली के अंदर आरएनए हो तो वो प्रोटीन भी बनाएगा, अपने लिए खुद प्रोटीन बनाएगा। वैसे इन प्रोटीन का बनाने का काम तो न्यूक्लियस का है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम का है, क्रोमोसोम में डीएनए का है। लेकिन अगर किसी ऑर्गेनेली में खुद का जो डीएनए है तो उसमें राइबोसोम होंगे, आरएनए होगा, और आरएनए होगा तो प्रोटीन बनाएगा। और अगर प्रोटीन बनाएगा तो प्रोटीन से इंजाइम बनेंगे। ओ क्या बात है, इंजाइम बनेंगे। कौन सी चीज बनेगी? इंजाइम। तो अगर किसी ऑर्गेनेलिस के अंदर ये तमाम चीजें हो तो समझ लो कि ये ऑर्गेनेली जानलखपलाई व सुबादा, ठीक है। और जो ऑर्गेनेली जानलाई वखपलाई व सुबावी, उस ऑर्गेनेली को हम कहते हैं क्या? सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेली, ठीक है। एक और बात, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये तो स्ट्रक्चर हो गई। माइटोकॉन्ड्रिया तो सेमी ऑटोनोमस को भी क्लियर किया, सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली है। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली, फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली। ये सेल में आजादाना घूम सकती है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे साथ सेल है, ठीक है। ये न्यूक्लियस है सेल का, ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर आजादाना घूमती रहती है, और जहां पर भी इसको अपना दुश्मन नजर आता है, पाइरुवेट नजर आती है, तो वो फौरन अपने दुश्मन के टुकड़े करती है, अपने दुश्मन पाइरुवेट के टुकड़े करती है और इससे एनर्जी बनाती है, ठीक है। अभी वो ऑर्गेनेली जो सेल के अंदर चक्कर लगाती है, ऐसे ऑर्गेनेलिस को हम कहते हैं फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली। साइटोप्लाज्म के अंदर हमने पढ़ा था कि साइटोप्लाज्म एक मूवमेंट करती है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट करती है यूकैरियोटिक सेल का। और उसी जिस तरह के वॉशिंग मशीन नहीं होती, वॉशिंग मशीन में जब आप पानी डालते हो और स्विच ऑन करते हो तो वॉशिंग मशीन के अंदर जो पानी होता है वो इस तरह चक्कर लगाता है। इसी तरह साइटोप्लाज्म भी इस तरह गोल चक्कर लगाती है बाउंर की तरह, और इसी चक्कर को हमने नाम दिया था, साइटोप्लाज्म के इस चक्कर को हमने नाम दिया था साइक्लोसिस। क्या नाम दिया था? साइक्लोसिस। यानी ये साइक्लोसिस जो साइटोप्लाज्म की है ये भी फ्री फ्लोटिंग ऑर्गेनेली माइटोकॉन्ड्रिया है, प्लास्टिड है, इसी की वजह से साइक्लोसिस भी अंजाम पाती है। अब हम फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया की तरफ अगर हम जाते हैं तो फंक्शन को अगर हम देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ सेल। सेल के लिए जितनी भी एनर्जी है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही बनाती है, ठीक है। इसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया एक और काम भी करती है, ये रेड ब्लड सेल के लिए हेम ग्रुप भी बनाती है। हेम ग्रुप फॉर्मेशन। माइटोकॉन्ड्रिया के लिए के अंदर हेम ग्रुप बनती है हेमोग्लोबिन का,
और हेमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरिंग करती है, हमारे खून के अंदर रेड ब्लड सेल में मौजूद होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ऑक्सीजन ले जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और बेल के आइकन को दबा दीजिएगा ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक मौसूल हो सके। तब तक के लिए मोहम्मद जलाल खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।